मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं हूं सैयद जावेद नईम। दोस्तों, जब मेरे और आपके कदम बढ़ेंगे एक साथ तवाफ़े जहां के लिए, तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में हिंदुस्तान की तस्वीर का जो नक्श है वो पूरी तरह बदल जाएगा। आज सैर करेंगे हम झेलम दरिया के किनारे आबाद श्रीनगर की, जो जम्मू कश्मीर सूबे का एक अहम और खूबसूरत शहर है। ये मशहूर है अपने बाग बगीचों, झीलों और हाउस बोट्स के लिए। गर्मियों के मौसम में इसे जम्मू कश्मीर सूबे का दारुल हुकूमत होने का शर्फ भी हासिल है। मैं हूं इस वक्त टाइटैनिक पॉइंट पर। कौन सा टाइटैनिक पॉइंट? बनिहाल टनल से गुजरने के बाद जो पहला नजारा दिखता है आपको, वो है ये खुले चौड़े मैदान, ऊंचे नीचे पहाड़, हवा में थोड़ी सी ठंडक, वादी कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर कदीम हिंदुस्तान का एक ऐसा सूबा रहा है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, मिजाज और तहजीब के साथ साथ हिंदू और बौद्ध मजहब के एक अहम मरकज के तौर पर जाना जाता है। 15,948 मुरब्बे किलोमीटर में फैले वादी कश्मीर में उस जन्नत को तलाशा जा सकता है जिसका तसव्वुर तकरीबन हर जबान के अदब में किया गया है। किसी ज़माने में कश्मीर के बारे में कहा गया था कि इस दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। मैं हूं इस वक्त डल लेक पर और पहली बार यहां पर शिकारे पर बैठने जा रहा हूं। यह शिकारा मुझे खास जगह लेके जाएगा और शिकारे में मेरे साथ होंगे मेरे नए दोस्त महराज। चले महराज, चलो। वूलर लेक के बाद सूबे की दूसरी सबसे बड़ी झील डल झील है। डल झील 18 मुरब्बे किलोमीटर के रब्बे में फैली हुई है। हाउस बोट की बनी दुकानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी के ऊपर किसी ने शहर बसा दिया है। यहाँ पर डल लेक में कम से कम आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी एक इंसान को ज़रूरत होती है, खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक की। चांदनी रात में रोशनी से जगमगाती दुकानों के बीच पानी पर बनते औरा रोमांच से भर देते हैं। महराज, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो अभी? मैं अपने हाउस बोट पे लेके जा रहा हूँ। हाउस बोट पे लेके जा रहे हो? मतलब शिकारे से सीधा हाउस बोट? तो ये बोट है और बोट के ऊपर हाउस बना हुआ है, इसीलिए हाउस बोट बोलते हैं। चलो तो ले चलो। महराज मुझे यहीं लाने वाला था, तो आज की रात मेरी इसी हाउस बोट में गुजरेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउस बोट अंदर से कैसी होती है। लकड़ी की बनी हाउस बोट को खास तौर पर सयाहों के लिए तैयार किया जाता है। क्या बात है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये तो। इसमें वो सारी चीजें जो किसी भी अच्छे घर में मुहैया होती हैं। फ्रिज रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है, सोफे बिछे हुए हैं, बहुत बेहतरीन कालीन है। जवाब नहीं इसका। चलिए मैं आपको अपने कमरे में ले चलता हूँ।
जब मैं अंदर आया था तो मुझे एक खुशबू आ रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि वो खुशबू है किस चीज़ की, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वो किस चीज़ की खुशबू थी। इन दीवारों से वो खुशबू आ रही थी, वो इसलिए क्योंकि ये दीवारें बनी हुई हैं देवदार के पेड़ से, जिससे एक अच्छी सी खुशबू आती है। मैं सोच रहा था कि सबसे पहले किसके दिमाग में आया था कि भाई एक बड़ी सी कश्ती बनाते हैं, उस पर एक आलिशान मकान बनाते हैं। भाई ऐसी बातें अंग्रेजों के सिवा कोई और सोच ही नहीं सकता। इसके पीछे वाकया यह है कि जब अंग्रेज कश्मीर आए थे तो यहाँ के राजा ने उनसे कहा कि देखिए भाई, हम आपको अब पक्के मकान बनाने की इजाज़त तो दे नहीं सकते। अंग्रेज ठहरे अंग्रेज, उन्होंने कहा मत दो यार, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हम बड़ी सी कश्ती बनाएंगे, उस पर आलिशान मकान बनाएंगे उन लोगों की तरह जो यहाँ पर पहले से ही रह रहे थे। फर्क इतना था कि यहाँ के जो पहले से लोग रह रहे थे उनके मकान छोटे थे कश्तियों के ऊपर। इन्होंने बड़ी सी कश्ती पर बड़ा सा मकान बनवाया, बहुत आलिशान तरीके से। अच्छे अच्छे कारपेट बिछवाए, बड़े बड़े बिस्तर लगवाए और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। मुझे तो लग रहा है कि भाई मैं अभी भी उस जमाने में पहुंच गया हूँ। तो उस तारीख को जानने के बाद मेरा दिल कर रहा है कूद जाओ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं अभी भी नींद में हूँ और महराज मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। भाई महराज। जी भाई। कहाँ लेके जा रहा है यार सुबह सुबह? सुबह सुबह लेके आ रहा हूँ मैं आपको फ्लोटिंग गार्डन के सामने। मतलब फ्लोट करता है, मैं इसे खींच लूँ तो खिंच जाएगा मेरे साथ? जी। देखो यहाँ के गांव के लोग इसको थम्मू से बांध के रखते हैं। और देखो तो किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है? मतलब पानी के ऊपर। ये पानी के ऊपर तो है, कुछ नीचे क्या है उसका? ज़मीन कैसे बन सकती है पानी में? पानी के ऊपर ज़मीन। मतलब जितना पानी लेवल बढ़ेगा लेक का उतना ऊपर आता है, जितना लेवल कम हो जाएगा उतना ये नीचे जाता है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब सी बात बता रहे हो तुम मुझे। तो एक ज़मीन बांध लो अपनी बोट के पीछे और लेके चलते हैं उनसे आगे। मैं दिखाएगा आपको अगर यकीन नहीं आता है मैं उसके ऊपर चलूँगा। सुबह जितना चलेगा ना उतना हिलता है। वाकई मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, और यहाँ पर महराज को चलते हुए देख के मुझे वाकई में लग रहा है फ्लोटिंग गार्डन है जो ज़मीन के अंदर जा रहा है, तैर भी रहा है। तो महराज जहाँ जहाँ पैर रख रहा है वो अंदर चला जाता है। पता नहीं कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें। मैं नींद में हूँ अभी, इसलिए ऐसा मुझे लग रहा होगा, ये हो नहीं रहा होगा। क्यों महराज? नहीं, ये सच में हो रहा है। सच में हो रहा है। तो अभी फ्लोटिंग गार्डन के बाद हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? उसके बाद जाएंगे हम वो वेजिटेबल मार्केट में। वहाँ पर क्या होता है? यहाँ किश्ती में बिक्री होता है सुबह। पानी के अंदर सब्जी की और मार्केट। जगह तो आपको देखने के नहीं मिलेगा ये। क्या हो क्या रहा है? फ्लोटिंग गार्डन, पानी के ऊपर बाजार। बेहतरीन। मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, छोटी छोटी कश्तियों पे सब्जियां बिक रही हैं। मजा आ रहा है। बहुत सही है यार ये तो। इससे पहले एक बार बस टीवी में मैंने वियतनाम का एक प्रोग्राम आ रहा था, उसमें देखा था सब्जियां बिकते हुए। मुझे नहीं पता था हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है। सही है यार, कमाल है भाई। फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट वियतनाम के बाद दुनिया का दूसरा और हिंदुस्तान का अकेला ऐसा बाजार है जहां पानी के ऊपर छोटी छोटी कश्तियों में सब्जियों का बाजार लगता है। जब हम बाजार सब्जियां खरीदने जाते हैं तो हम चल के जाते हैं और यहाँ पर चला के जाते हैं चप्पू। ये सब्जियां पहले मैं सोचा था आती कहाँ से हैं, लेकिन ये सब्जियां यहाँ के फ्लोटिंग गार्डन्स की है जहाँ से ये लोग तोड़ते हैं और इन बोट्स पे रख के, इन कश्तियों पर रख के यहाँ से बेचते हैं उन लोगों को जो जिनकी दुकानें शहर के अंदर हैं। और एक बहुत ही हैरतअंगेज बात जो मुझे यहाँ पर लगी, ये एक ऐसा बाजार है जो सुबह ही सुबह लगता है और सुबह ही सुबह खत्म हो जाता है। इस बाजार पर दुनिया की नजर तब पड़ी जब सन 1996 में जापान के एक फोटोग्राफर ने यहाँ की तस्वीर जापान के टूरिस्ट गाइड में छपवाई। पानी के ऊपर छोटी छोटी दुकानों से होने वाली खरीदारी और मोल भाव की आवाज पहली बार देखने वाले को हैरत अंगेज करती है। ये वनीला चॉकलेट खाइए, इसमें अखरोट और बादाम, ये प्लेन चॉकलेट कुकीज है।
कुकीज़ हैं, कुकीज़ कितने की हैं? ये 25 के ईच है, पहले चखिए। सवेरे मुंह मीठा कर, दिन भर मीठा ही रहोगे इंशाल्लाह। ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीशियस, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैंने अभी ये चॉकलेट वाली कुकी चखी, बहुत अच्छी है। चॉकलेट मैं सुबह सुबह नहीं खा सकता हूँ, मैं बचा के रखूंगा, चाय के साथ खाऊंगा। 20 में नहीं देंगे? इन्होंने मुझे 5 रुपए भी कम दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत अहमद है। शुक्रिया, डिलीशियस। शुक्रिया शौकत भाई। कभी कभी आसान सा दिखने वाला काम बेहद मुश्किल होता है। ये बात जानी मैंने शिकारा चलाने के बाद। चप्पू को पकड़ने का, उसको एक खास अंदाज से मोड़ने का तरीका होता है जो आप दूर से देखकर नहीं समझ सकते। इस झील से निकलने वाले बहुत से तंगाबी रास्ते अहम टूरिस्ट स्पॉट्स को जोड़ते हैं। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि इसके जरिए ही मुगल गार्डन्स तक पहुंचा जाए। शालीमार बाग श्रीनगर के सारे मुगल गार्डन में सबसे बड़ा है। तकरीबन 16 मुरब्बे किलोमीटर के रकबे में फैला ये बाग झील के शुमाल मशरक़ी सिमत की तरफ वाक़ है। शालीमार बाग की तामीर सन 1619 में मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए करवाई थी। शालीमार बाग ईरानी आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। शालीमार बाग की हर एक दीवार कश्मीर और मुगल सल्तनत के सदियों पुराने रिश्ते की गवाही देती है। शालीमार बाग के बारे में अगर कुछ कहा जा सकता है तो बस इतना ही कि ये ज़मीं चांद से बेहतर है। शालीमार बाग का ये हिस्सा जिसकी दीवारों पर सुनहरी दस्तकारी है और जिसका फर्श जो है काले पत्थर से बना हुआ है, मुगलों के ज़माने में सिर्फ बादशाह और दरबार की औरतों के लिए मुकर्रर था। यहाँ पर जश्न मनाया जाता था। चिनार का ये दरख्त देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 400 साल पुराना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसी वक्त में लगाया गया था जब ये बाग वजूद में आया था। निशात बाग शालीमार बाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुगल गार्डन है। डल झील के मगरिबी हिस्से में मौजूद, जिसके पीछे जबरवन पहाड़ों का दिलकश नजारा अपने आप में एक बेजोड़ खूबसूरती का किरदार समेटे हुए है। निशात बाग की तामीर सन 1633 में नूरजहां के भाई आसिफ खान ने करवाई थी। डल लेक और पीर पंजाल पहाड़ों के बीच में बना हुआ है मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा बाग निशात बाग। इसे बनवाया था नूरजहां के भाई आसिफ खान ने सन 1633 में। कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने जब इस बाग को देखा तब वो इस बाग की खूबसूरती से इतना खुश हुए कि 3 बार अपने ससुर आसिफ खां को शुक्रिया अदा किया, इस उम्मीद में कि आसिफ खां उन्हें ये बाग तोहफे में दे देंगे। निशात बाग की ये सबसे ऊपर वाली मंजिल है। यहाँ से सीधा चश्मे से पानी आता है और पूरे बाग में जाता है। तारीख के सफ़हों में कैद ऐसे ही हजारों किस्सों को छुपाए निशात बाग का एक एक जर्रा कुदरती हुस्न और इंसानी कोशिशों की खूबसूरत जुगलबंदी है। डल झील के जुनूब मगरिबी सिमत की तरफ बना परी महल
इस्लामिक आर्किटेक्चर और दस्तकारी के कामों में मुगल सल्तनत के दौर का बेशकीमती नगीना है। परी महल किसी जमाने में बुद्ध मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने एक मदरसा बना दिया, जहां पर नजूमी बैठा करते थे और तारों की हरकत देखा करते थे। इस परी महल से आपको डल लेक का गोल्फ कोर्स का बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिलता है। ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। इस महल की तामीर शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने 17वीं सदी में करवाई थी, जिसका इस्तेमाल बाद में इल्म नुजूम और इल्म हयात के मरकज के तौर पर किया जाने लगा। वैसे हर चीज के बारे में मेरा एक ख्याल होता है, तो इस जगह के बारे में मैंने सोचा है कि नजूमी यहाँ पर तारे वारे नहीं देखते होंगे, उनको यहाँ की खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती होगी। फूल देखते होंगे, गार्डन देखते होंगे, ये बाग बगीचे देखते होंगे, वरना इसका नाम तारा महल होता, चांद महल होता, सूरज महल होता, परी महल ना होता। परी महल उन दलीलों पर एक तमाचे की तरह है जिसके हवाले से यह कहा जाता रहा है कि मुगलों को सिर्फ अय्याशी पसंद थी। अच्छा, इस तरह की जगहों पर आने का अपना एक मजा होता है। मुझे तो बहुत मजा आता है। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा। यहाँ पे नाम बहुत लिखे होते हैं, हालांकि गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। बलबीर सिंह, इधर एक नीतू का नाम लिखा हुआ है, किसी का दिल बना हुआ है, उसमें तीर लगा हुआ है। मतलब क्या परी महल या किसी भी किले में जाकर उसका नाम लिख दो, वो उसकी हो जाएगी? कमाल है साहब। मेरा अगला मुकाम है श्रीनगर की ही एक और मशहूर झील, नगीन झील। नगीन लेक गैर मुल्की सयाहों के बीच काफी मशहूर जगह है, खासतौर पर उन बैकपैकर्स के लिए जो झील में सस्ती हाउस बोट मिलने की वजह से बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। नगीन झील का कुदरती नजारा डल झील से बिल्कुल जुदा है। यहाँ से हरी पर्वत की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ जेटीज हैं, यहाँ बोट्स हैं, यहाँ हाउस बोट्स हैं और यहाँ स्विमिंग बोट्स हैं। बहुत मजा आ रहा है। मुझे कश्मीर से मोहब्बत हो गई है। जितना मैं सोच रहा था, यह पानी उतना ठंडा नहीं है। पानी ऊपर से गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तैरने में तो मजा आ ही रहा है ना, क्यों भाई? रात के खाने का वक्त हो चला है। सर्दियों में लोग जैसे कोहरे को पार करते करते अपना रास्ता बनाते हैं, मैंने इस धुएं को पार करते करते रास्ता बनाया इस खाने तक। डल लेक के चारों तरफ आपको ऐसे खोमचे मिल जाएंगे जहां पर अवामी लोग आकर इन टिक्कों का मजा लेते हैं। तो आज का मेरा रात का खाना यही है। मैं तुझको खाऊंगा, तुझको नहीं खाऊंगा, इसे तुझ भी बोलते हैं कश्मीरी में, तो मैं तुझको खाऊंगा। क्या जायका है। टिक्के तो मजेदार हैं ही, चटनी कातिल हो रही है बिल्कुल। तो ये 3 तरह की चटनी है और शायद इन्हें थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि टिक्कों से ज्यादा, तुझसे ज्यादा चटनी बहुत कातिल है, बहुत मजेदार है, बहुत जायकेदार है। सुबह 6 बजे का ये नज़ारा किसी आम पहाड़ी नज़ारे जैसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हूँ इस वक्त डाचीगाम नेशनल पार्क में,
जो जंगली जानवरों का कुदरती घर है। ये अनछुआ है, यहाँ पर इंसान की दखल अंदाजी अभी तक नहीं हुई है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए आइए चलते हैं इस घने जंगल में। दाचीगाम की इस नहर से पूरे श्रीनगर को पीने का पानी मुहैया होता है। काफी साफ, ताजा और मीठा पानी है ये। हिमालय पहाड़ के बीच दाचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। दाचीगाम के लफ्जी माने होते हैं 10 गांव। कहा जाता है कि कश्मीर के महाराज ने इस जगह को पार्क की शक्ल देने के लिए यहाँ से 10 गांवों को दूसरी जगह बसाया था। तब से इसे दाचीगाम कहा जाने लगा। दाचीगाम नेशनल पार्क 141 मुरब्बे किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है। दाचीगाम नेशनल पार्क में जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के हैवानात व नबातात और सब्ज़ाजार को महफूज रखने की कोशिशें की जा रही हैं, वो अमली तौर पर काबिल तारीफ है। इसके अलावा कुदरत की अजीम शान शौकत की झलक दाचीगाम नेशनल पार्क में इस कदर चस्पा है कि जंगल के इस सुकून में सुरों की पगडंडियों पर घर बसाने को जी चाहता है। बाग के फूल देखने तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जंगल के फूलों की बात ही कुछ और है। और ये वो जगह है जहाँ से जंगली जानवरों पर नजर रखी जाती है। मेरे साथ है फॉरेस्ट गार्ड मोहम्मद शफी साहब। शफी साहब, ये बताइए कि यहाँ पर जो कितने किस्म के जानवर हैं, कितने हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे बहुत सारी जानवर है। अच्छा, कितने? हांगुल है और मासिक डियर भी है और ब्लैक बेयर भी है। अच्छा, लेपर्ड भी है। अच्छा हाँ। अच्छा, अगर जैसे आपने कहा कि अभी सीजन है भालुओं का, हाँ, अगर मेरा सामना हो जाए तो उनसे बचने का तरीका क्या है? कैसे बचूं? बचने का तरीका ये है, एक चीज़ है, जब दिखेगा भालू तो भागना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, शोर वोर कर रहे हैं, शोर वोर उठाना तो और बस यही आपने बे प्रोटेक्शन। बस चुपचाप खड़े हो जाओ, जहाँ पर हो खड़े हो जाना। और जब भी यहाँ जाना होगा जंगल में, इस एरिया में, डंडा साथ में होना चाहिए, हाथ में। क्या है ये वाइल्ड प्लम है। वाइल्ड प्लम है ये। जंगली आलू बुखारा। हाँ, एक तोड़ के दीजिए मुझे कोई अच्छा सा। इसे यहाँ के जानवर खाते हैं क्या? हाँ, कौन सा जानवर खाता है इसे? ब्लैक बियर। भालू खाता है इसे? इतने सारे हैं, कहाँ से शुरुआत करूँ समझ में नहीं आ रहा है। इसे भालू खाता है, तो कुछ वक्त के लिए मैं अपने आप को भालू जैसा मान लेता हूँ और सबको खत्म कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा है। मतलब इंसान को भालू वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। खाते रहो, घूमते रहो, दोपहर में जाके सो जाओ, शाम में उठो, फिर फल की तरफ देखते रहो। भालू जैसी ज़िंदगी चाहिए मुझे भी। मेरा श्रीनगर का सफर अधूरा रहेगा अगर मैं यहाँ की हाथ कारीगरी, दस्तकारी और नक्काशी का काम बिना देखे चला गया। और इसको देखने और समझने का सबसे आसान तरीका है क्राफ्ट म्यूजियम स्कूल ऑफ डिजाइन्स, खास तौर पर अगर आपके पास वक्त की कमी हो। कश्मीरी दस्तकारी पूरी दुनिया में अपने फन और महारत की वजह से जानी जाती है। कश्मीरी पश्मीना शॉल और कश्मीरी कालीन
मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के बीच बेहद पसंद की जाती है। लकड़ी की मुनस्समा साजी, सूत की कशीदकारी और कश्मीरी फर्नीचर में दस्तकारी का कोई जोड़ नहीं। कश्मीर क्राफ्ट म्यूजियम कश्मीर दस्तकारी की विरासत और फन को बचाने की खूबसूरत कोशिश है। क्राफ्ट म्यूजियम दस्तकारी को सहेजने के नए नए तरीके ईजाद कर रहा है। क्राफ्ट म्यूजियम की सबसे अहम बात है कि यह दस्तकारी के पुराने ढंग को और भी ज्यादा पुख्ता करते हुए नई शक्ल में ढाल रहा है। दरअसल क्राफ्ट म्यूजियम कश्मीरी दस्तकारी को देखने और समझने का अहम मरकज है। मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां से मुझे पूरा श्रीनगर दिखाई पड़ रहा है। कहते हैं कि अपने अंदर के खालीपन को दूर करने की वजह से आप सफर करते हैं। कुछ इसी वजह से मौलाना रूमी ने कहा है कि सफर करो, तुम्हें दोबारा इश्क हो जाएगा। ये इश्क बड़ा अजीब सा होता है। आपको कहीं भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, नजारों से, पहाड़ों से, चेहरों से, आवाजों से, किसी से भी। पर सबसे बड़ी बात, आपको अपने आप से इश्क हो जाएगा। इसी एहसास के साथ मैं श्रीनगर को अलविदा कहने वाला हूं और दूर लेके जाने वाला हूं आपको उन पहाड़ों पर, क्योंकि ये सफर जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज। लास्ट बेंचर थी।